नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आद्या शंकर त्रिपाठी और मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं वसीयत के अंगों के बारे में और वसीयत में क्या-क्या फ्रॉड हो सकते हैं और वसीयत के केस को कैसे लड़ा जाता है, वसीयत में क्या-क्या अंतर वस्तु होनी चाहिए और उसमें क्या-क्या खामियां हैं होती हैं अदालत में जाने के पश्चात और उसको लिखते समय क्या-क्या सावधानी बरतनी चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में आपको बताने वाला हूं। वैसे वसीयत के बारे में पिछले दो वीडियो मैंने चैनल पे डाले हैं। एक तो वसीयत के फायदे बताए थे और कौन कौन से वसीयत होने चाहिए इसके बारे में बताए थे। तो वसीयत के जो अंग होते हैं, वसीयत के लिए जो एक जरूरी चीज होती है, वो तो एक वसीयतकर्ता का होना आवश्यक है। दूसरी चीज ये होती है कि वो जो वसीयत करता है, जो वसीयत लिखने वाला है, उसकी वो इच्छा अंतिम इच्छा होनी चाहिए और उस जिसपे कि वो पूरा विश्वास करता हो, अंतिम इच्छा होनी चाहिए। और उस वसीयत में किस किस संपत्ति का वो वसीयत करना चाहता है, उसकी अंतर्वस्तु जो है स्पष्ट रूप से विवरण उसमें होना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो पहले वीडियो में मैंने बताया था कि दो अनुप्रमाणक साक्षी का होना बहुत ही आवश्यक होता है, जिसे कि जब कभी अगर मुकदमा की स्थिति बन जाती है तो एविडेंस एक्ट साक्ष्य अधिनियम की धारा 67-68 के प्रावधानों के अनुसार उसको प्रमाणित किया जाना पड़ता है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के धारा जो है 59 के अनुसार भी उसको प्रमाणित करना पड़ता है। तो वो प्रमाण का भार जो है बाद में जिसको वसीयत मिला होता है उसको होता है। तो इसके बारे में मैं इतना कहूंगा कि वसीयत एक कम खर्च वाला और सरल प्रक्रिया वाला एक अंतरण का संसाधन है, जिसमें एक वसीयतकर्ता एक विधि घोषणा करता है। तो चूंकि कम खर्च लगता है और बहुत आसानी से इसका निष्पादन किया जा सकता है, इसलिए देखा गया है कि वसीयत में बहुत ज्यादा फ्रॉड भी होता है। फ्रॉड कैसे होता है दोस्तों, कि जब आदमी वृद्ध हो जाता है या कम अशक्त हो जाता है और उसके पास तमाम संपत्तियां हो जाती हैं, बहुत सारे उत्तराधिकारी होते हैं और उसके व्यापार को, बिजनेस को, संपत्ति को कौन ऐसा संभाल रहा है व्यक्ति या कौन नहीं संभाल रहा है, इसको लेकर के जो संपत्ति धारक है, जो संपत्ति का मालिक है, उसको चिंता होने लगती है। तब वो चाहता है कि हमारे जीवन में, मैं अपने जीवन में जो संपत्ति मैंने अर्जित किया है उसका निष्पादन ऐसे तरीके से करूं कि भविष्य में उस संपत्ति को लेकर मेरे उत्तराधिकारियों के बीच या किसी अन्य व्यक्ति के बीच, कंपनी के बीच, ट्रस्ट के बीच या जैसा भी वो उसका बयान करना चाहता हो, अंतरण करना चाहता हो, उनके बीच कोई मुकदमा ना हो। तो दोस्तों, एक वसीयत जो होता है, अगर ऐसी कोई स्थिति बनती है कि आपने किसी व्यक्ति के पक्ष में वसीयत कर दिया और कुछ दिनों के बाद चल के आपको पता चलता है कि नहीं नहीं नहीं, ये मेरे से गलती हो गई, मुझे इसको वसीयत नहीं करनी चाहिए थी, तो आप अपनी वसीयत बदल सकते हैं। एक बार नहीं, कई बार बदल सकते हैं। लेकिन ये याद रखने वाली बात है दोस्तों कि वसीयत जो अंतिम होती है वही विधि में मान्य होती है, लॉ में वही जो है प्रमाणित माना जाता है कि ये इसकी अंतिम वसीयत है, अंतिम इच्छा पत्र है। तो आप कई वसीयत कर सकते हैं। इसका कारण यही है अंतिम वसीयत को मानने का, क्योंकि एक विधि घोषणा होती है। अब ये कोर्ट और न्याय देखता है कि इस व्यक्ति की अंतिम इच्छा क्या थी, जिसे कि पूरा किया जाना चाहिए, और हमारे भारतीय कानून में ये उसके लिए व्यवस्था है। एक सरल व्यवस्था है और बहुत ही प्रामाणिक व्यवस्था है अगर कानूनी ढंग से किया जाए तो। लेकिन आप जानते हैं कि हमारे देश में जो चीज जितनी सरल होती है, जिसमें जितना कम खर्च होता है, उतने ही प्रकार के लोग भी होते हैं जो चाहते हैं कि बिना किसी मेहनत के, बिना किसी परिश्रम के मुझे संपत्ति मिल जाए और मैं रातों रात करोड़पति बन जाऊं। तो ऐसा होता नहीं है दोस्तों। इसके लिए न्यायालय है, इसके लिए न्याय की व्यवस्था है। थोड़ा समय जरूर लगता है, देश बड़ा है, जनसंख्या बड़ी है, अदालतें कम है, न्यायाधीश कम है, तो उनके ऊपर भार ज्यादा है। तो भार ज्यादा होने की वजह से इन सब मामलों की सुनवाई में बहुत ज्यादा समय लग जाता है। तो मैं आपको ये बताना आज चाहूंगा कि एक वसीयत में किन किन चीजों का ध्यान रखा जाना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण चीज तो ये है कि जिस भी संपत्ति का आप वसीयत कर रहे हैं
उसका सर्वेक्षण संख्यांक, खसरा, रकबा, खतौनी वगैरह स्पष्ट और क्लियर होना चाहिए कि आप किस जगह की किस संपत्ति को किसको किसको देना चाहते हैं। बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। उसको किस लेखक ने लिखा है, जिस भी लेखक ने लिखा हो उसका प्रारूपकर्ता जो है उसका नाम होना चाहिए और स्पष्ट विवरण होना चाहिए कि इस वसीयत को इस व्यक्ति के द्वारा लिखा। आप स्वयं भी लिख सकते हैं अपने हस्तलेख से, तो उसको आपको लिखना चाहिए। अटेस्टिंग विटनेस जो अनुप्रमाणक साक्षी हैं उसको भी उसमें जरूरी माना गया है। साक्ष्य अधिनियम के अनुसार 67-68 के अनुसार उसको प्रमाणित करना पड़ता है। और 71 के अनुसार भी है, वो मान लीजिए मूल वसीयत गुम गया है तो द्वितीयक साक्ष्य जो सेकेंडरी एविडेंस है, वो बहुत सारे विषय हैं। देखिए, वसीयत सिर्फ एक प्रकार से नहीं होती है, वसीयत 20 प्रकार से होता है। आप अपने उत्तराधिकारियों को दे सकते हैं, आप अपने किसी रक्त संबंध का नहीं है उसको दे सकते हैं, विधवा को दे सकते हैं, नाती पोतों को दे सकते हैं, शर्त लगा करके दे सकते हैं, 2 व्यक्ति को दे सकते हैं, 3 व्यक्ति को दे सकते हैं, ऐसे करके 20 प्रकार है। तो ये सब चीजें जब आप वसीयत करने जाएंगे तो बहुत ही जरूरी है कि किसी भी एक जानकार वकील के पास जाएं जो आपकी वसीयत तैयार करे। तो फ्रॉड क्या होता है दोस्तों, बहुत सारे लोग जो है कि देखते हैं कि ये व्यक्ति वृद्ध हो चुका है और इसकी संपत्ति है और इसको मुझे हथिया लेना चाहिए, तो कोई फर्जी वसीयत तैयार करते हैं, अपने लोगों को अनुप्रमाणक साक्षी बना लेते हैं, उसका साइन किसी पेपर में ले लिए रहते हैं। तो अपनी ओर से पूरी सावधानियां वो लोग करते हैं, लेकिन जब मामला क्या होता है, दोनों ही स्थितियों में 90% वसीयत के केस अदालत में जाते ही जाते हैं। यदि आपने अपने रक्त संबंध से अतिरिक्त किसी व्यक्ति को दे दिया तो जो रक्त संबंधी हैं, जो आपके उत्तराधिकारी हैं, जाहिर सी बात है कि वो अदालत में जाएंगे, और जब अदालत में जाएंगे तो इसके लिए सिविल कोर्ट जाना होता है। इस वाद को व्यवहारवाद माना जाता है, दीवानी मामला माना जाता है, और पूरी तरह एक दीवानी मामले की तरह इसकी सुनवाई होती है। तो इसमें जिसके पक्ष में वसीयत लिखी गई है उसके विरुद्ध जो उसके उत्तराधिकारी हैं दावा लाते हैं। दावा इस आधार पर लाते हैं कि जब हम उत्तराधिकारी थे, हम उसके वंशज थे, तो ऐसा क्या कारण है कि इसको रक्त संबंध से दूर किसी तीसरे व्यक्ति को दिया गया। तो उस वसीयत की जो अंतर वस्तु है उसमें यह देखा जाता है कि उस व्यक्ति ने उसमें कारण क्या दर्शाया है कि किसी अन्य व्यक्ति को क्यों दे रहा है, अपने परिवार से बाहर के व्यक्ति को क्यों दे रहा है, या परिवार में 4 व्यक्ति हैं, 6 व्यक्ति हैं, तो 3 को ही क्यों दे रहा है। तो जो परिवार के भी 3 व्यक्ति को देगा और तो 3 व्यक्ति जो है जिनको नहीं देगा वो मुकदमा करेंगे कि ये संपत्ति पिता की संपत्ति थी और इसमें मेरा भी हक था। इस तरीके से जो है ये मुकदमाबाजी शुरू हो जाती है। तो जब मुकदमेबाजी शुरू हो जाती है तो उसमें ये देखा जाता है कि वसीयत में क्या क्या कमियां हैं और क्या ये सभी संदेहों से परे है कि नहीं। कोई भी डाउट्स उसमें होना ही नहीं चाहिए। अगर संदेहों से परे वो साबित होता है तभी उस वसीयत को मान्यता मिलती है, और जिसके पक्ष में वसीयत है उसको कोर्ट अवार्ड करती है और उसके पक्ष में डिग्री देती है। तो दोस्तों, वसीयत में क्या होता है, कोई व्यक्ति अंगूठा लगाता है तो उसने साइन कर दिया, साइन करता है तो अंगूठा लगा दिया, या जिस समय जिस व्यक्ति ने वसीयत लिखा उस वक्त वो साक्षी वहाँ मौजूद नहीं थे, बाद में घर जा कर के उनसे साइन कराया। तो ये सब चीज़ें जो है संदेहों को जन्म देती है। वसीयत लिखी जा रही है, 2 कलम का उपयोग कर लिया गया, 3 साक्षी हैं, अदालत ने आकर कहा कि नहीं सुबह वसीयत लिखी गई थी, एक ने कहा दोपहर को लिखी थी, एक ने कहा कि शाम को लिखी थी। तो ये कंट्राडिक्शन, विरोधाभास आ गया। तो ऐसी कई परिस्थितियां हैं। अलग अलग स्याही से लिख दिया, जिसने लिखा है उसको पता ही नहीं है, उसका ड्राफ्ट अलग है। ये बहुत सारे फ्रॉड होते हैं इसमें, और बहुत सारे संदेह होते हैं जिनको दूर किया जाना होता है। तो दोस्तों, ये वसीयत के विषय में जो क्या क्या फ्रॉड हो सकते हैं और किस अदालत में इसको दायर किया जा सकता है, बहुत सारे सब्जेक्ट हैं और बहुत सारे इसकी अंतर्वस्तुएं हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। इतना बृहद है कि इसमें कम से कम 100 वीडियो बनाया जा सकता है, और एक छोटे वीडियो में वसीयत जैसे गंभीर विषय को बहुत आसानी से नहीं समझाया जा सकता है। लेकिन आद्या शंकर त्रिपाठी, मेरा ये वादा है कि थोड़ा थोड़ा ही सही
मैं आपको जागरूक करता रहूँगा, अवेयर करता रहूँगा और बताता रहूँगा, ताकि आप कभी भी ऐसी कोई परेशानी हो तो आप कहीं भी आराम से अपने हक की बात कर सकें, एक अदालत में खड़े हो सकें, एक वकील को समझा सकें कि हाँ, मेरे ये अधिकार हैं और कानून में ये अधिकार मुझे दिए गए हैं। इन सब बातों का आप उसमें ध्यान रख सकते हैं। तो दोस्तों, आज काफ़ी लंबा हो रहा है। लंबा वीडियो होने से लोग उबाऊ भी हो जाता है। एक परिस्थिति और भी उत्पन्न होती है कि जैसे आप सभी जानते हैं कि वसीयत व्यक्ति के मरने के बाद ही प्रभावी होता है। तो वसीयत लोग रखे रहते हैं, 20 साल 25 साल बाद वसीयत को निकालते हैं, तो ऐसा वसीयत भी डाउटफुल हो जाता है। या कभी कभी ऐसा भी होता है कि आज मरा व्यक्ति और 3 दिन पहले लिखा था, है ना, तो ये भी डाउट क्रिएट कर देता है। तो इन सब डाउट से बाहर होना चाहिए, वसीयत को स्पष्ट उसमें विवरण होना चाहिए और सभी संदेहों से परे होना चाहिए। तो फाइनली अंतिम वसीयत ही मान्य की जाती है और सभी संदेहों से बाहर जो वसीयत होती है वही मान्य की जा सकती है। तो मैंने जैसा कि आपको बताया था कि पिछले वीडियो में मुस्लिम लोग के लिए एक अलग प्रोविज़न है, उसके लिए एक अलग वीडियो बनाऊंगा। आज के लिए इतना ही। वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।